बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर नंबर 7 का रूल नंबर 1 क्लियर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर नंबर 7 के रूल 2 से लेकर रूल 10 तक को डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। ऑर्डर 7 का रूल 2 मनी सूट के बारे में है, यानी कि रकम की वसूली के बारे में जो दावा दायर किया जाता है उसके बारे में ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 में यह बताया गया है कि जब कोई मुद्दई कोई ऐसा दावा दायर करे जो कि किसी रकम की रिकवरी के लिए हो, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से कोई रकम हासिल करनी होती है, वसूल करनी होती है, तो उसके लिए वो अदालत में उसकी रिकवरी के लिए केस फाइल कर देता है। तो ऐसी सूरत में इसमें लिखा है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से रकम हासिल करनी हो, उसकी रिकवरी के लिए वो कोई सूट फाइल करे, तो उस सूट में वो जो अमाउंट होगी वो बिल्कुल दुरुस्त तहरीर करेगा, यानी कि एक्यूरेट तहरीर करेगा और उसकी तफसीर उसमें दर्ज करेगा। अब इसी रूल के दूसरे पैरे में बयान किया गया है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि किसी शख्स ने दूसरे शख्स से रकम तो हासिल करनी हो लेकिन कोई सेटल अमाउंट ना हो, यानी कि उसका तयन ना किया जा सकता हो कि वो कितनी रकम है, जैसे कि फहमीद हिसाब का कोई केस हो, यानी कि आपस में किसी पार्टी के लेन देन का मामला हो, जैसे कि कारोबारी अफराद आपस में लेन देन का मामला करते हैं, कोई दूसरे शख्स उनसे माल उठाता है और रकम बाद में उनको अदा की जाती है। तो इसमें अगर लेन देन का मामला हो, फहमीद हिसाब का मामला हो, या किसी ऐसी अमाउंट का मामला हो जो कि सेटल ना हो, तो ऐसी सूरत में जब मुद्दई दूसरे शख्स के खिलाफ केस फाइल करेगा, तो ऐसी सूरत में जो मुद्दई होगा वो अपने प्लेंट में, यानी कि अपने दावे में जो अमाउंट उसके ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली है, यानी कि जो नियर अबाउट अमाउंट है, वो उसमें वो तहरीर करेगा। इसके बाद है रूल 3, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया कि जब किसी दावे का जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिका है, यानी कि गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लिका है। गैर मनकूला जायदाद वो होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना की जा सकती हो, यानी कि जब कोई दावा किसी गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लिक दायर किया जाता है, तो ऐसी सूरत में वो जो गैर मनकूला जायदाद होगी उसकी तफसील उस दावे में लिखना जरूरी है। द प्लेन शैल कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई। तफसील किसी लिखना जरूरी है ताकि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके, इतनी तफसील उसकी होनी ज़रूरी है। जैसे कि हम गैर मुनकुला जायदाद से मुतल्लिक जब कोई दावा दायर करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं खेवट नंबर फ़लाँ, खतूनी नंबर फ़लाँ, हसरा नंबर फ़लाँ, मुरब्बा नंबर फ़लाँ, ये तमाम तफसील उसमें दर्ज की जाती है। इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी किसी चक में है तो उस चक का नाम भी लिखा जाता है साथ, या फिर अगर वो किसी कॉलोनी में वाक़ है तो उस कॉलोनी का नाम भी साथ तहरीर किया जाता है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि उस प्रॉपर्टी से मुतालिक उसकी बाउंड्रीज भी तहरीर करनी जरूरी हैं, और नंबर इन ए रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट ऑफ सर्वे, या फिर उसका अगर कोई नंबर है जो कि बामुताबिक रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ सर्वे हो, वो भी तहरीर करना जरूरी है। उसकी बाउंड्री से मुराद ये है कि उसके दाएं बाएं आगे पीछे क्या है, यानी कि बाजानिब मशरिक, बाजानिब मगरिब, बाजानिब शमाल, बाजानिब जनूब क्या है। ये तमाम तफसील ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उससे मुतल्लिक जब कोई दावा दायर किया जाएगा तो ये तमाम तफसील उसमें दर्ज की जाएगी, और इस हद तक दर्ज लाजमी की जाएगी कि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके बाद है रूल 4,
when plaintiff sues as representative, इसमें बयान किया गया है कि अगर सूरत-ए-हाल ऐसी हो कि मुद्दई कोई ऐसा दावा दायर करे जिसमें वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ऐसी सूरत में उसने सिर्फ यही शो नहीं करना होता कि सब्जेक्ट मैटर से मुतालिक उसको कोई इंटरेस्ट है, बल्कि उसने ये भी बताना होता है कि जो वो दावा दायर कर रहा है उससे मुतालिक उसने जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उस दावा दायर करने से मुतालिक वो ले चुका है। इसके बाद है रूल 5। रूल 5 में ये बताया गया है कि जब कोई दावा अदालत हुजूर में दायर किया जाता है तो मुद्दई का काम है कि उसमें वो ये भी तहरीर करे कि मुद्दाले को उस दावा के सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट है या फिर उस दावा के सब्जेक्ट मैटर से मुतालिक किसी इंटरेस्ट को वो क्लेम करता है। ये चीज़ भी मुद्दई को अपने दावा में तहरीर करनी चाहिए। इसके बाद है रूल 6। रूल 6 जो है ये लिमिटेशन से मुतालिक है, यानी कि दावा करने की जो मियाद होती है उससे मुतालिक है। देखें, जब मुद्दई अदालत हुजूर में दावा दायर करता है और जिसके बारे में वो क्लेम कर रहा है, जिस किस्म का उसका दावा है, अगर लिमिटेशन एक्ट के तहत उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है और वो बाद अज़ मियाद वो दावा दायर कर रहा है, तो ऐसी सूरत में मुद्दई अपने दावा में उन ग्राउंड्स को भी तहरीर करेगा जिन ग्राउंड्स के तहत उसको एग्जेम्पशन हासिल है। इसके बाद है रूल 7, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, यानी कि जब अदालत में दावा दायर किया जाता है तो प्लेंटिफ का काम है कि वो अपने दावा में जो रिलीफ वो मांग रहा है उसको वो ख़ास तौर पर तहरीर करे कि क्या रिलीफ वो मांग रहा है। अब ये रिलीफ वो सिंपल फॉर्म में भी तहरीर कर सकता है या फिर अल्टरनेटिव फॉर्म में भी तहरीर कर सकता है, लेकिन साथ ही बयान किया गया है कि ऐसे आम रिलीफ यानी कि ऐसे जनरल या अदर रिलीफ मांगने की ज़रूरत नहीं है जो कि कोर्ट मुनासिब समझते हुए रिलीफ देने का इख्तियार रखती है। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोर्ट जो मुनासिब समझती है उसके मुताबिक भी वो रिलीफ देती है, और ऐसा रिलीफ जो कि कोर्ट मुनासिब समझते हुए देती है उसको उसमें तहरीर करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बयान किया गया है कि जो डिफेंडेंट है वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में जो रिलीफ मांगेगा उसके लिए भी यही रूल लागू होगा, यानी कि डिफेंडेंट भी अपनी रिटन स्टेटमेंट में अगर कोई रिलीफ मांगता है तो उसको तहरीर करना ज़रूरी है, चाहे वो सिंपल फॉर्म में हो चाहे वो अल्टरनेटिव फॉर्म में हो। लेकिन ऐसा रिलीफ जो कि कोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर मुनासिब समझते हुए देती है उसको उसमें तहरीर करने की ना मुद्दई को ज़रूरत है और ना ही मुद्दे को ज़रूरत है। इसके बाद है रूल 8। रूल 8 में बयान किया गया है कि जब मुद्दई अदालत में दावा दायर करता है लेकिन उस दावे में उसकी कोई एक ग्राउंड और एक बनाए दावा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ग्राउंड्स की बिना पर मुख्तलिफ कॉज ऑफ एक्शंस हैं, उनसे मुतालिक अगर वो रिलीफ मांगता है, मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, उन मुख्तलिफ ग्राउंड्स से मुतालिक मुख्तलिफ कॉज ऑफ एक्शंस हैं, उनसे मुतालिक अगर वो रिलीफ मांगता है तो उसको चाहिए कि वो उन तमाम सेपरेट और डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स को सेपरेट और डिस्टिंक्ट तौर पर तहरीर करे ताकि अदालत को पता चल सके कि ये जो रिलीफ मांग रहा है वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर मांग रहा है और उन मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर ये मुख्तलिफ यानी कि सेपरेट बनाए दावा रखता है, उन सेपरेट बनाए दावा के ऊपर ये रिलीफ मांग रहा है। इसके बाद है रूल नंबर 9। इसमें बताया गया है कि प्लेंट को एडमिट करने का क्या तरीक़ेकार होगा। देखिए, यहाँ तक तो हमने पा लिया था कि प्लेंट को किस तरह तहरीर करना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें तहरीर करनी हैं, लेकिन
प्लेन तहरीर करने के बाद उसको ऐसे ही तो दायर नहीं कर देना, उसके साथ आखिर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो लगेंगे। तो रूल नंबर 9 में यही बयान किया गया है कि प्लेन को एडमिट करने के लिए क्या तरीक़ेकार होगा। इसमें बयान किया गया है कि जब मुद्दई दावे को तहरीर कर लेता है तो उसके साथ वो क्या क्या चीज़ें साथ एनेक्स करेगा, साथ लगाएगा। पहले नंबर पे इन्होंने बताया है कि मुद्दई अपने दावे के साथ अपने दावे की उतनी ही कापीज जितने के मुद्दाले हों प्लस 2 एक्स्ट्रा कापीज साथ लगाएगा। मिसाल के तौर पर अगर उसने 3 अफराद के खिलाफ दावा दायर किया है, उसमें 3 डिफेंडेंट्स हैं, तो वो अपने दावे के साथ 3 + 2 कापीज ऑफ प्लेंट लगाएगा, यानी कि 5 कापीज ऑफ प्लेंट लगाएगा। इसके अलावा वो उसके साथ ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ समन्स तलबाना लगाएगा, उस पर जो मुकर्रर फीस है वो साथ लगाएगा। इसके अलावा अगर मुद्दई जो दावा दायर कर रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दायर कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी इस तरह हो सकती है कि कोई नाबालिग है तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा दायर किया जा सकता है, कोई फातिल अकल है तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा दायर किया जा सकता है, या फिर किसी और वजह से रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा दायर किया जा सकता है, जैसे कि बजरिया मुख्तारनामा खास वगैरह। इसी तरह अगर मुद्दाले हो तो उसके खिलाफ भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के तहत दावा दायर किया जा सकता है। इन दोनों सूरतों में अगर मुद्दई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के तहत दावा दायर करता है या मुद्दाले रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के तहत मुद्दाले है, तो इन दोनों सूरतों में एक स्टेटमेंट साथ लगाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि अगर मुद्दई बतौर रिप्रेजेंटेटिव है या मुद्दाले बतौर रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी उसमें कैपेसिटी बयान की जाएगी। इसके साथ ही बयान किया गया है कि अगर मुद्दई चाहे तो वो कोर्ट की इजाज़त के साथ ऐसी स्टेटमेंट को अमेंड कर सकता है। इसके बाद आखिर में बयान किया गया है कि जो कोर्ट का चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होगा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद, लिस्ट को चेक करने के बाद, इसके साथ जो कापीज होंगी दावे के साथ लगी होंगी उनको चेक करने के बाद, और अगर इसके साथ कोई स्टेटमेंट तहरीर है जो कि साथ लगाई गई है, उसको चेक करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद वो उसको करेक्ट कर देगा और उसके ऊपर वो अपने सिग्नेचर कर देगा। इस तरह जो है एक दावा एडमिट हो जाता है। इसके बाद है रूल 10 जो कि रिटर्न ऑफ प्लेंट यानी कि दावा की वापसी से मुतल्लिक है। इसमें बयान किया गया है कि जिस अदालत में ऐसा दावा दायर किया जाता है वो अदालत किसी भी मरहला पर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ऐसे दावे को वापस कर सकती है। ऐसे दावे को वापस करने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा? ऐसे दावे को वापस करने के लिए तरीक़ेकार ये होगा कि जो जज होगा उस कोर्ट का वो उसके ऊपर उस दावे की डेट ऑफ प्रेजेंटेशन यानी कि दायरे की तारीख और उसकी वापसी की तारीख तहरीर करेगा। इसके अलावा उस पार्टी का नाम भी तहरीर किया जाएगा जिसने उस दावे को पेश किया होगा। इसके अलावा एक स्टेटमेंट तहरीर की जाएगी उस जज की जानिब से जो जज उस दावे को वापस कर रहा है। उसमें मुख्तसरन वो ग्राउंड्स देखी जाएंगी जिन ग्राउंड्स की बिना पर, जिन रीजंस की बिना पर ऐसे दावे को वापस किया जा रहा है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से मुतालिक दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।